एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करते हैं। और आज अभी हम संख्या पद्धति के 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी हमारा चल रहा है। संख्या पद्धति के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। कोरोना कोविड-19 से बच के रहिए, सेफ रहिए, अलर्ट रहिए और साथ ही साथ पढ़ते रहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है संख्या पद्धति पार्ट 3। आज हम पढ़ेंगे कि क्रमागत संख्याओं का योगफल किस तरह से निकालते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सामने ही है और कई बार इसमें बहुत सारी कठिनाई का सामना हमको करना पड़ता है। तो किस तरीके से हम ध्यान देंगे, आप ध्यान दीजिएगा। क्रमागत पदों का अगर योगफल निकालना है तो इसके लिए हम सूत्र इस्तेमाल करते हैं n/2 इंटू 1 + n। इसको आप कैसे कह सकते हैं कि n/2 इंटू 1 + n। n क्या है? इसमें पदों की संख्या है, इसका हम आधा कर देंगे। 1 क्या है बच्चों? इसका किसी भी क्रमागत श्रेणी का पहला पद है। और n क्या है? इसका आखिरी पद है। यानी कि इसके लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगर n क्रमागत पदों का योगफल हमको निकालना है तो हमको चाहिए पदों की संख्या बटे 2 गुणे पहला पद धन आखिरी पद। ये सूत्र एक अगर हमको इस्तेमाल है तो इसके द्वारा हम बहुत आसानी के साथ उसको निकाल सकते हैं। अगर ये श्रेणी हमारी 1 से शुरू हुई है तो ये जो आखिरी वाला अंक होता है, इतने ही पद उसमें होते हैं, उस वहाँ पर हमको किसी प्रकार का अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर मान लीजिए लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 ... 10, यानी कि हमको 10 पदों का योगफल निकालना है। यानी कि इसमें कुल कितने पद है बच्चों? 10 पद है। यानी कि पदों की संख्या कितनी होगी? 10। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? पदों की संख्या बटे 2 गुणे पहला पद प्लस आखिरी पद। तो पदों की संख्या कितनी है? 10 बटा 2 गुणे पहला पद यहाँ पर कितना है? वो है 1 और प्लस आखिरी पद कितना है? 10। यानी कि इसका योगफल हो जाएगा 10 में 2 का भाग देंगे 5 होगा, गुणे 11, 11 × 5 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो इसी तरह का कोई भी सवाल अगर है जिसमें हमको क्रमागत पदों का योगफल निकालना है तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... 100, यानी हमको 100 क्रमागत पदों का योगफल निकालना है। क्रम से सभी पद दिए गए हैं, 1 से शुरू हो रहा है, तो इसके 100 क्रमागत पदों का योगफल क्या होगा? देखिएगा, इसमें कुल कितने पद हैं आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर 1 से हमारी ये श्रेणी शुरू हुई है तो कुल 100 पद है। यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 बटा 2 गुणे पहला पद कितना है इसमें? 1 और आखिरी पद कितना है इसमें? 100। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? 100, यानी 50 × 101। इन दोनों का गुणा कर देंगे, हमारा मान निकल जाएगा क्रमागत पदों का योगफल। लेकिन कभी कभी इसमें देखिए कठिनाई कब उत्पन्न होती है? जब ये पद हमारे 1 से शुरू नहीं होती, यानी श्रेणी जब हो हमारा 1 से शुरू नहीं होता है, तब हम वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 21 धन 22 धन 23, ऐसे करके आपको 50 पदों का योगफल निकालना है। तो हमारे दिमाग में बस हमारा फॉर्मूला होना चाहिए। जो फॉर्मूला ये है कि क्या है बच्चों? पदों की संख्या बटे 2 गुणे पहला पद प्लस आखिरी पद। तो ऐसे केस में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि पदों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से कि पदों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करिए, लास्ट वाले अंक में से या लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को माइनस कर दीजिए। और जब माइनस कर देंगे तो फिर उसमें आप क्या करिए, 1 जोड़ दीजिए। एक आपको करना है, लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को क्या करना है? माइनस करना है। और उसके बाद उसमें क्या करना है? 1 आपको जोड़ देना है। तो आप इसमें 1 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 50 - 21, तो यहाँ पे करेंगे 10 में से 1 जाएगा आपका 9 होगा, 4 में से 2 हो जाएगा 19 + 1। ये कुल कितने पद हो गए आपके? ये कुल कितने पद हो गए? चलिए माफ़ करिएगा, 10 में से 1 जाएगा आपका हो गया 9 और 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 2। 29 प्लस और 1 कितना हो जाएगा? आपके 30 पद हो जाएंगे। यानी इस तरह से उसमें कुल पदों की संख्या कितनी हो गई? 30 हो गया। अब इसका योगफल आप निकाल सकते हैं। यहाँ से पदों की संख्या 30 बटा 2 गुणे पहला पद कितना है? 21 और आखिरी पद कितना है? 50। तो ये आपका हो गया 15 गुणे 1 और 5 2 7। आप गुणा कर दीजिए, 15 × 1 = 15 का 5 हाथ में आए 1 और
15 सतह 105 और 1 कितना हो जाएगा 106, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1065। तो इस तरीके से हम इसका मान क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको ये जो पद मिलेंगे वो क्रम से नहीं मिलेंगे, किसी संख्या के गुणज के रूप में भी मिल सकते हैं। तो ऐसे सवालों को कैसे लगाना है, इसी तरीके से हमको किसी प्रकार को अलग से कोई सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसी के द्वारा ही हम उनको भी लगा सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर लिखा है 2 + 4 + 6 + 8 ... 88 हमको इन क्रमागत पदों का योगफल निकालना है। ये क्रम से नहीं है, ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो ऐसे पदों का योगफल निकालने के लिए चूंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर कोई श्रेणी इस तरह से है जो 1 से शुरू होती है, क्रमागत होती है और n तक के पदों का योगफल हमको निकालना है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये क्रमागत पद नहीं है, ठीक है, ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो ऐसे केस में हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। हम चाहें तो इन सभी संख्याओं में से 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें फायदा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये संख्या कटेगी 2 से, कितना बचेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 और लास्ट पद में करेंगे तो कितना होगा 44। तो अब देखिए यहाँ पर इसका फायदा हमें क्या मिला कि ये फिर से हमको क्रमागत पद मिल गए, यानी 1 से लेकर के 44 तक के पद हमको क्रमागत मिल गए। और यहाँ पे 2 इसका सार्वत्रिक गुणनखंड है, 2 को हमने बाहर कर दिया। तो 2 गुणिया फिर से हमने अपना फॉर्मूला इस श्रेणी पर लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला हमारा, पदों की संख्या बटे 2। कुल कितने पद हैं, 1 से लेकर 44 तक, ठीक है, कितने पद हैं, 44 पद होंगे। तो ये आपका होगा 44/2 गुणे पहला पद कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया, आखिरी पद कितना हो गया 44। तो अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 × ये हो गया आपका 22 गुणे और 44 में 1 जोड़े कितना हो गया 45, कितना होगा 22 दूनी 44 गुणे 45। अब इसका आप गुणा कर लीजिए। गुणा करने का तरीका मैंने आपको बताया था, लेकिन आप एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर इस तरीके से पदों का हमको गुणा करना है तो इसका एक शॉर्ट तरीका इसका ये होता है कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए कॉलम वाइज। अब यहाँ देखिएगा 5 चौक को 20 का शून्य हाथ में कितना बचा, 2 बचा। अब बाकी हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेज में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो 5 चौक को 20 और 4 चौक को 16, 20 और 16 कितना हो जाएगा 36 और 36 2 कितना हो गया 38, 38 का 8 हासिल कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। अब फिर लास्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक को 16 और 16 3 कितना हो गया 19, यानी इसका जो रिजल्ट हमारा होगा 1980। इस मेथड को हम लोग फिर से देखेंगे जब कैलकुलेशन का पार्ट में बताऊंगा, तो बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपको गुणा करने के, भाग करने के, जोड़ने के बताए जाएंगे, वहाँ पे आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि अगर इस तरह से कोई श्रेणी अगर होता है जो क्रमागत पद भले ना हो लेकिन वो एक दूसरे के गुणज के रूप में, जैसे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, ऐसे गुणज 2 का गुणज है, तो इस तरह के सवाल लग जाएंगे। अच्छा, अब ये कोई भी तरह का सवाल हो, जैसे कि 3 का गुणज हो, 7 का गुणज हो, 5 का गुणज हो, जितना भी हो, सारे के सारे सवाल जो है इस हिसाब से आपके क्या होंगे, लग जाएंगे। कहीं पर भी किसी प्रकार की कठिनाई की बात नहीं है। चलिए अब बच्चों हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें है क्रमागत पदों के वर्गों का योगफल। अगर ये इसमें बहुत कठिनाई हमको महसूस होता है कि अगर क्रमागत पद हैं, वर्ग के रूप में है, तो उसका योगफल कैसे निकालते हैं। देखिएगा, क्रमागत पदों के वर्गों का योगफल। जैसे मान लीजिए कि अगर क्रमागत पद दिए गए हैं और इनके वर्ग दिए गए हैं, तो इसका योगफल हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसे करके अगर n पदों तक ये श्रेणी दी गई है, या तो n का वर्ग अगर होगा तो इसका योगफल कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं n × n+1 × 2n+1 बटा 6। देखिएगा, पदों की संख्या, उसमें 1 जोड़ेंगे, फिर उसका दोना करेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ करके 6 से क्या करेंगे, भाग देंगे। पदों की संख्या, फिर 1 जोड़ा, फिर दोगुना करके 1 जोड़ा और उसमें कितने से भाग देंगे, हम 6 से भाग देंगे। तो चलिए देखते हैं एक सवाल यहाँ पे। ऐसे लिखा है 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग
धन 3 का वर्ग, धन 4 का वर्ग और लास्ट में कितना है 20 का वर्ग। तो इसमें किसी प्रकार की कोई बात सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं कि श्रेणी हमारी 1 से प्रारंभ हो रही है और 20 तक जा रही है। तो इसका मतलब कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 20। तो 20 गुणे हमने क्या किया, 20 में एक जोड़ा 21 हो गया, इसका दोगुना करेंगे 20 दूना 40 और एक जोड़ेंगे कितना हो गया 41 और बटा क्या हो गया 6। अब इसको हम सरल करेंगे, जो भी हमारा मान आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है, सरल करना आपको सीखना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि कैलकुलेशन का जो टाइम है वो हमारा समय क्या हो बच जाए। एक सवाल और देख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए लिखा है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। आप भी प्रयास करते रहें, सवाल लिखते समय आप कोशिश करें कि आप उसको लगा करके सॉल्व करें। बहुत सारे लोगों को ये मेथड आता होगा। और इसमें देखिएगा इसमें कितने पद हैं, कुल 1 से लेके 30 तक के पद हैं, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई 30 हो गई। तो ये आपका हो गया 30 गुणे 30 में एक जोड़ा कितना होगा 31, 30 का दूना किया 30 दूना 60 और एक जोड़ा कितना हो गया 61। अब बटा क्या कर देंगे 6, 6 25 30 इसका गुणा कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से सवाल को थोड़ा कठिन बनाते हैं, सवाल को थोड़ा हम कठिन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, 23 का वर्ग, धन 40 का वर्ग। आपको इसका योगफल निकालना है। अब इसमें समस्या क्या है कि हमने जो पढ़ा है, जो फॉर्मूला पढ़ा है वो 1 से लेकर के n तक के क्रमागत पदों के वर्गों के योगफल के लिए पढ़ा है। हमने 21 से प्रारंभ होने वाले, 31 से प्रारंभ होने वाले, 35 से प्रारंभ होने वाले क्रमागत पदों के वर्गों का योगफल नहीं पढ़ा है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या कर सकते हैं बच्चों कि हम क्या करें, 1 से लेकर के 40 तक के क्रमागत पदों के वर्गों का योगफल ज्ञात करें और उसमें से 1 से लेकर के 20 तक के क्रमागत पदों का योगफल क्या कर दें, घटा दें। तो 1 से लेकर के 40 तक के क्रमागत पदों के वर्गों का योगफल हम पहले ज्ञात करें और उसमें से 1 से लेकर 20 तक के क्रमागत पदों के वर्गों का योगफल अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 21 से लेकर के 40 तक के क्रमागत पदों के वर्गों का योगफल ही बचेगा। अब आपके मन में सवाल आता है कि हमने ऐसा क्यों किया, तो याद रखना है हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें फॉर्मूला जो पता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, वो 1 से n तक के क्रमागत पदों के वर्गों का योगफल हो, तभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ऐसा काम किया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पदों की संख्या कुल कितनी है 40 है, यानी यहाँ पे हो गया 40, 40 में एक जोड़ा कितना हो गया 41, फिर 40 का दोना किया, 40 दोना कितना होगा 80, 80 में एक जोड़ा कितना हो गया 81 और बटा कितना हो गया 6 माइनस। अब 1 से लेके 20 तक के क्रमागत पदों के वर्गों का योगफल हमने क्या किया, तो यहाँ पे आपका हो गया 20, 20 में एक जोड़ा 21, 20 का दोना करेंगे 20 दूना 40 और एक जोड़ लेंगे तो 40 और कितना हो गया 41 और बटा कितना हो गया 6। अब इसको सरल करिए, इसको सरल करिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो इस तरीके से हम इस सवाल का सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। अब एक आखिरी कंडीशन हमारे सामने आ गया बच्चों, देखिए ध्यान से, क्रमागत पदों के घनों का योगफल हम कैसे निकालेंगे। क्रमागत, अगर आपको कहीं पे लगता है कि कुछ चीज़ें नोट करनी है तो आप वहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं। गणित का सवाल में आप जितनी बार जो चीज़ें लगाएंगे लिखेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही सही से तैयार होगा। मैंने बताया था कि गणित एक मैकेनिकल सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे वो आपकी अपनी होती जाएगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको सवाल लगाना कठिन महसूस होगा। देखिएगा, तो क्रमागत पदों के घनों का योगफल, क्रमागत पदों के घनों का योगफल हम कैसे निकालेंगे। जैसे देखिएगा, मान लीजिए लिखा है 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, n का घन। तो 1 से लेके n तक के क्रमागत पदों के घनों का अगर योगफल निकालना है तो हम इसके लिए फॉर्मूला याद करेंगे n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, n यानी कि जितने पद उसमें होंगे फिर उसमें 1 जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, फिर उस पूरे का क्या करेंगे, जो भी मान हमारे पास आएगा उस सभी का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं इसको। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग,
3 का वर्ग डॉट डॉट ये कितना, सॉरी माफ करिएगा, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन और 10 का घन। तो इस तरीके से 1 से लेकर के 10 तक के घनों के पदों का योगफल अगर निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास है कुल कितने पद हैं, 1 से लेकर 10 तक इसमें कुल कितने पद हैं, 10 पद हैं। ये आपका हो गया 10 गुणे 10 में 1 जोड़ा है, कितना हो गया 11 और बटा 2, और जितना भी आएगा हम उसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 2 पचे 10, 11 पचे 55 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से n क्रमागत पद हो या n क्रमागत पदों के वर्ग हो या n क्रमागत पदों के घन हो, उन सभी का योगफल हम कैसे निकालते हैं इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा। अब आगे हम लोग देखेंगे अगला जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे टॉपिक हमारे पास आ रहा है, उसमें देखिएगा कि इकाई का अंक ज्ञात करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में लगभग एक क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिए, कैसे मान लीजिए एक उदाहरण दिया है 1 3 6 7 गुणे 1 5 4 9 गुणे 1 6 7 8, ये 3 संख्याओं का गुणनफल दिया है और हमसे पूछता है कि इसमें इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो बहुत आसान तरीका होता है, बहुत ही इजी स्टेप्स इसके हैं। हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं के इकाई के अंकों का हम गुणा करेंगे, उसके फलस्वरूप जो इकाई का अंक हमें मिलेगा वही हमारा रिजल्ट होगा। तो कैसे करेंगे देखिएगा, 7 9 कितना होगा 63, इसका इकाई का अंक 7 है, इसका इकाई का अंक 9 है। हमने 7 में 9 का मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 63। तो यहाँ पर इकाई का अंक हमको क्या मिल गया 3, और फिर इसका लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक क्या हो गया 4, यानी कि इस तीनों के गुणनफल में इकाई का अंक हमारा कितना आएगा 4। बहुत ही आसान है। अब एक और एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए लिखा है 1 2 5 0 गुणे 3 6 7 0 गुणे 2 1 8 9। अब पूछता है कि इन संख्याओं के गुणनफल में चाहे 4 पद हो, 4 संख्याएं हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो, लेकिन अगर याद रखना है कि उसमें से अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 हो गया है तो उसके गुणनफल में भी इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। यानी कि यहाँ पे इकाई का अंक एक संख्या ऐसी है जिसके इकाई का अंक क्या है 0 है, तो इन सभी के गुणनफल में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। ठीक उसी प्रकार से एक और इसका ट्रिक है कि अगर 1 2 5 5 गुणे 1 2 6 2 गुणे 4 6 7 0, अगर 7 8 मान लीजिए, अगर कोई संख्या इस तरह से दिया गया है जिसमें कोई संख्या का इकाई का अंक 5 है और किसी दूसरी संख्या का इकाई का अंक कोई सम संख्या है, तो याद रखना है कि अगर कोई संख्या है जिसके इकाई का अंक 5 है और कोई दूसरी संख्या है जिसका इकाई का अंक कोई सम संख्या है, तो ऐसे संख्याओं को सरल करने पर उसका इकाई का अंक हमेशा क्या मिलेगा 0 मिलेगा। जैसे 5 दूना हमने क्या किया 10, तो याद रखना है कि कोई भी 5 के गुणज वाली संख्या और हमें कोई भी सम संख्या का गुणनफल हमेशा जो है ऐसा आता है कि उसका इकाई का अंक क्या होता है 0 होता है। तो ये तो बहुत आसान टॉपिक है, आसान सवाल है, और हम इस तरह से बड़ी आसानी के साथ इकाई का अंक क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, जिसमें हमें केवल इकाई के अंकों का गुणा करना पड़ेगा। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई घात वाली संख्या है, घात वाली संख्याओं में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। देखिएगा, घात वाली संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना, तो इसके लिए जो ट्रिक है इसमें 2 रूल आपको बताए जाएंगे, रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकेंड। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या ऐसा है जिसका इकाई का अंक 0 1 5 और 6 है, क्या मैंने बोला रिपीट करिएगा आप, 0 1 5 और क्या है 6। अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0 1 5 और 6 है तो हम उसका घात कुछ भी लगा दें, कुछ भी लगा दें, हमेशा उसका इकाई का अंक क्या आएगा वही संख्या मिलेगी। यानी कि अगर हमने कहा कि 2 1 0 पर घात 239, तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या मिलेगा 0 मिलेगा। 2 1 1 पर घात 305, इस संख्या में इकाई का अंक क्या मिलेगा
1 मिलेगा। हमने लिखा 3 1 5 पर घात 179, इसमें इकाई का अंक क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और हमने लिखा 316 पर घात 1056, इसमें इकाई का अंक क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। यानी कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 1 5 और 6 आता है तो हम उसका घात कुछ भी लगा दे, उसका इकाई का अंक हमेशा वही संख्या प्राप्त होता है। तो इसको याद रखना है, ये बहुत ही आसान है, कई बार सवालों में हमसे पूछे जाते हैं, इसको याद रखना है। अब चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 2, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे हमको लिखना है तो वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर लीजिए। अच्छा, फिर देखिएगा रूल नंबर 2, अगर मान लीजिए इकाई का अंक हमारा 2 3 4 6 7 और 9 होता है, 6 7 8 और 9 होता है। तो 2 3 4 7 8 9 अगर ये इकाई के अंक होते हैं तो ऐसी संख्याओं का अगर कोई घात लिया जाए तो उसका इकाई का अंक निकालने का क्या तरीका है। तो बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, विभिन्न किताबों में बहुत सारे तरीके दिए गए हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल मेथड होता है जो सब जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ तो डायरेक्टली भी लग जाते हैं, लेकिन आप एक मेथड याद रखिए और उससे सारे प्रश्नों को लगाने का प्रयास करिए। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए लिखा है 222 पर घात 67, और आपको ये 222 हो सकता है, 223 हो सकता है, 224 हो सकता है, 27 हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है। सबके लिए रूल एक ही है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी घात हमको प्राप्त होगा हम उस घात में एक सबसे पहले माइनस कर देंगे। हमने क्या बोला कि ये जो घात हो उस घात में एक आप क्या कर दो, माइनस कर दो। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? 66। अब ये 66 में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, पहले में हमने क्या किया, उस संख्या के घात में से एक हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सेकंड स्टेप क्या है, माइनस करने के बाद जो मिलेगा उसमें हम 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। और 4 से भाग देने के बाद हम देखेंगे कि शेषफल क्या बचता है। क्या हमको देखना है, शेषफल क्या बचता है। तो दिमाग दौड़ाइए, 4 1 कम 4, 2 बचा है, 2 और 6, 4 6 24। शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, ये 2 हमारा क्या बचा, याद रखना 2 क्या बचा, शेषफल बचा। कैसे बचा, जब 66 पे हमने 4 से भाग दिया तो हमारा 2 क्या बचा, शेषफल बचा। 66 कहाँ से आया, हमने दिए गए घात में से सबसे पहले एक माइनस कर दिया तो हमको मिला क्या, 66। 66 में हमने क्या किया, 4 से भाग दिया, 2 क्या बच गया, शेषफल। अब क्या करना है, जो भी संख्या दिया गया है इसका इकाई का अंक आप लिख लीजिए और उसका घात क्या लगाइए। ये जो शेषफल बचा है इसमें एक जोड़ करके उसका घात लगा दीजिए। यानी दिए गए संख्या के इकाई के अंक को नोट करिए और जो शेषफल हमें बचा है उसमें एक जोड़ करके इसका घात लगा दीजिए। शेषफल हमारा कितना बचा है, 2 बचा है, तो 2 में आप एक जोड़ दीजिए, कितना होगा, 3। अब इसको सरल करिए, 2 पे घात 3 का मतलब 2 का कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना कितना होगा, 8। यानी इस संख्या के मान में इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। तो है ना बहुत आसान। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पहले 1 घटाना है, 4 से भाग देंगे, शेषफल पाना है, फिर 1 जोड़ करके इकाई के अंक के घात में वो संख्या लगानी है। सरल करने पे जो मान आएगा वही हमारा क्या होगा, इकाई का अंक हो जाएगा। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 1 6 2 3 पर घात हमने ले लिया मान लीजिए 51, तो 1623 टू द पावर 51 हमको निकालना है कि इस संख्या के इकाई का अंक क्या होगा अगर इसको पूरा सरल किया जाए तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, सबसे पहले घात में से एक क्या करना है, घटाना है, फिर उसमें जो आया कितने से भाग देना है, 4 से भाग देना है। तो 4 1 कम 4 1 0, कितना बचेगा, 4 2 8, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब ये जो शेषफल बचा है यहाँ के इकाई के अंक को लिख लेंगे। दिए गए संख्या के इकाई का अंक कितना है, 3 है। शेषफल कितना बचा है, 2 बचा है। हमें क्या करना है, शेषफल में 1 जोड़ देना है और इसका घात लगा देना है।
तो शेषफल हमारा 2 बचा, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा। हमने घात लगाया, 3 पे घात 3 का मतलब 3 का 3 बार गुणा करेंगे, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो गया, 27। यानी इकाई का अंक हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। यानी इस संख्या का मान जो सरल करेंगे तो इसमें इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आप इस तरह के बहुत सारे उदाहरण लेकर के घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, उसके बाद से आपको मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा। 2019 पर घात मान लीजिए लिखा है 93, कहता है कि इसका इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इकाई का अंक आपको निकालना है 2019 टू द पावर 93। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, घात में से 1 माइनस कर देंगे, कितना होगा 92। अब इस 92 में आप क्या करिए, 4 से भाग दीजिए। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब दिया गया जो अंक है उसका इकाई का अंक क्या है, संख्या क्या है, इकाई का अंक इसका क्या है, 9 है। हमने कहा कि जो भी शेषफल बचेगा इसमें कितना जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो 0 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 1 होगा। और 9 पे पावर 1 का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आप किसी भी घात वाली संख्या में इकाई का अंक क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब सवाल आपको बिल्कुल इस तरह से आसान करके नहीं देगा, कभी कभी सवाल कुछ कठिन कर देता है। आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए दे देगा कि 2 1 1 पर घात 612 गुणे 5 5 5 पर घात 513 गुणे 1 2 3 पर घात 23। कहता है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको रूल पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि रूल 2 रूल है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 1 5 और 6 हो तो उसके इकाई का मान नहीं बदलता है। इसका मतलब कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। और यहाँ पे 3 है तो हम रूल सेकंड अप्लाई करेंगे। 23 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 22 होगा। 22 में 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 3 के पावर में 2 में 1 जोड़ करके लगाएंगे, 3 पे घात कितना होगा, 3 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो गया, 27। यानी इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। कैसे किया हमने, फिर से देखिएगा ध्यान से। 23 में 1 माइनस का कितना बचा, 22। 22 में 4 से भाग देंगे तो 4 बचे 20, यानी कि 2 शेष बचेगा। 2 में हमने क्या किया, 1 जोड़ दिया। और वो घात कहाँ लगाएंगे, 3 के ऊपर लगाएंगे। इसको सरल करेंगे तो मान कितना आएगा, 27। इसमें इकाई का अंक कितना आ गया, 7। तो यानी कि यहाँ पे इकाई का अंक हमने निकाल लिख दिया 7। अब गुणा कर दीजिए इनका, 7 बचे 35 से कम 35, इकाई का अंक इसमें क्या आ गया, 5 आ गया। यानी इस पूरे सवाल को सरल करने पर उसमें जो मान प्राप्त होगा उसमें इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को आप देखते रहिए, इससे थोड़ा ब्रेक लेकर के पढ़िए। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें ब्रेक लेना भी बहुत आवश्यक है और प्रैक्टिस करना भी बहुत आवश्यक है। तो इसके बाद से एक नेक्स्ट वीडियो, एक और लास्ट वीडियो हमारा होगा संख्या पद्धति के ऊपर, जिसमें हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे और गुणनखंडों का योगफल निकालना सीखेंगे। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।